नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रेकिंग फैक्ट्स के नए वीडियो में। और आज हम लोग जो न्यूज लेंगे उसमें हम लोग सीएनएन के 3 आर्टिकल लेंगे, जिसमें हम लोग वैगनर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा रशियन आर्मी के बारे में, और मोदी जी की जो ऑस्ट्रेलिया विजिट है उसमें क्या क्या हुआ है। और जो तीसरी न्यूज है वो थोड़ी पुरानी न्यूज है, लेकिन जो कि आज से रिलेटेड न्यूज है, जो दूसरी ये आर्टिकल्स है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे, जो है टाइगर कंजर्वेशन से। उसके बाद हम लोग एक गार्डियन से एक न्यूज लेंगे, जिसमें जो चीता जो हमारे लाए गए थे उनसे कंजर्वेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें सब कुछ क्या हुआ, प्रोसेस है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक उठाएंगे आर्टिकल अल जजीरा से, और 2 आर्टिकल होंगे हमारे पास रूटर्स से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये देखिए, जो पहला आर्टिकल है इसमें ये वैगनर चीफ जो है, वैगनर ग्रुप आप लोग जानते हैं, एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है रशिया में। तो इनके जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि अगर ये जो रिवोल्ट है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा तो एक सॉरी, ये वॉर है वो कंटिन्यू चलता रहा तो एक रिवोल्ट हो सकता है 1917 की तरह का। 1917 हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ी रिवोल्ट, उसके बाद वहां से जो है पूरा चेंज हो गया था रशिया में। उनका ये कहना है कि भाई ये जो रशियन मिलिट्री में जो हायरार्की है उसमें भी अब डिविजिबिलिटी दिख रही है, और उसमें भी डिवीजन हो रहा है। कई लोग डिवीजन उसमें देखने को मिल रहा है, जिससे ये लग रहा है कि अगर ये लंबा खींचा। अच्छा, अब उनसे अगर पूछा गया कि भाई कैपेबिलिटी ऑफ द यूक्रेन, क्योंकि इतना लंबा अगर वॉर खींच रहा है, अगर यूक्रेनियन आर्मी इतनी इजी होती जैसा शुरू में लोगों को लगता था कि मतलब बहुत रसिया के सामने यूक्रेन क्या ही करेगा, तो अगर ऐसा होता तो इतना लंबा ये वॉर क्यों खींच रहा है। तो उनसे पूछा कि भाई कैपेबिलिटी क्या है यूक्रेन आर्मी की, आप लोग इतना देर क्यों लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि पहली बात है, अगर रसिया को चाहिए कि ये वॉर खत्म करनी है जल्दी, या तो मतलब इस तरह के रिवोल्ट से बचना है, तो इनको पहली बात तो, और ये जो लड़ाई है इसको और इंटेंस कर देना चाहिए, और बड़े वेपन्स यूज करें और इंटेंस लड़ाई कर दें, हैवी फायरिंग करें। नहीं तो ये क्या है, रिवोल्ट में बदल सकता है। और इनसे जब बात की गई, इन्होंने जब कैपेबिलिटी के बारे में ये कहा कि भाई जो यूक्रेनियन इसमें आर्मी है, यूक्रेनियन आर्मी क्या, इन्होंने एटलीस्ट जो यूक्रेनियन पीपल हैं, जो उनके सिटीजन, उनके बारे में बात किया है कि भैया वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस की, चूंकि उनकी जो आम जनता है वो भी इंक्लूड हो चुकी है, वो भी लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, वो हाईली ट्रेंड है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो हाईएस्ट लेवल है उनका वर्ल्ड में, जो भी हो सकता है। अब ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, ऐसी न्यूज वो क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन क्या था। एक अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा इम्प्रेजमेंट था रसिया के लिए। उसमें क्या था कि एंटी पुतिन जो रशियन ग्रुप है, एंटी, भाई पुतिन के भी कई लोग वहां विरोधी, पुतिन इतने साल से वहां एक तरह से डिक्टेटर ही हैं समझ लो। तो वहां पे ये लोग बड़ा, बेलग्रेड जो है वहां पे वो लोग एक रैली से निकाले थे। तो इसको देख के जो इनके हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर, उनमें बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है। तो मिलिट्री में जब चूंकि इतनी कंफ्यूजन हो जाए, तो ये मिलिट्री में कंफ्यूजन होना बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अगर इसको हम लंबा खींचेंगे तो हो सकता है ये कंफ्यूजन जो है बढ़ता रहे, और इसको लेके कहीं न कहीं रिवोल्ट हो सकता है। अच्छा, इन्होंने अपनी कहीं कहीं अपनी मिलिट्री को क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई जब हम लोग वॉर करने गए थे, या रसिया जब अटैक कर रहा था यूक्रेन पे, तब शायद इन लोग सही से एनालिसिस नहीं कर पाए कि यूक्रेन की क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना होल्ड कर सकते हैं, उनकी फायर पावर क्या है। लेकिन कहा कि भाई रशियन मिलिट्री नॉट रेडी टू रेजिस्ट देम इन द एनी स्टेप। मतलब रसियन, ऐसा नहीं कि रसियन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, बट रसियन जो आर्मी थी वो उसको रोकने के लिए मेंटली प्रिपेयर, उनको लगा कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, सिंपल लोग हैं, इनको तो एक हफ्ते, मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम लगे, हम लोग पूरा ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है रसिया की आर्मी को। उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडिशनल मिलिट्री जो हायरार्की है ये खत्म होनी चाहिए, मॉडर्न टाइप के जो भी पोजीशंस हैं, जो भी स्ट्रक्चर, उस तरह का होना चाहिए। रसिया पूरा आर्मी, पूरा वही जो ट्रेडिशनल है उनका पुराना, उसी पे चलती रहती है। और रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स ग्रुप है, जो आपको याद हो कि जब वॉर के 6 महीने लगभग हो गए थे, तब रशियन जो उनके वॉलंटियर कॉर्प ग्रुप है, उनसे जो लोगों हैं उनसे कहा था कि भाई आप लोग जाके वॉर में पार्टिसिपेट करो। तो इन्होंने उसको भी पॉइंट आउट किया है कि ये जो लोग हैं ये भी बहुत, मतलब वॉलंटरी कह तो रहे हैं लेकिन ये वॉलंटरी है नहीं। और इससे बड़ा लोगों के मन में विद्रोह हो रहा है, क्योंकि इनके जो जानने वाले हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो उनके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, कि भाई ये सही नहीं हो रहा है।
और उनकी रिलेटिव जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं ग्रुप बना के वो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा बैक जाओ तो ये देखो कि इनका एक यूक्रेन का एक शहर था बाख्तूम, ठीक है? तो बाख्तूम को कैप्चर करने में इन लोगों को मंथ लग गए थे। मंथ मतलब 1 महीने लगे थे, और जबकि ये लोग सोचे थे कि मुश्किल से 2 से 3 दिन में मैक्सिमम हम लोग इसको कैप्चर कर लेंगे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है रशियन आर्मी में है। अगर रशियन आर्मी की जो स्ट्रेटजी है वो सही नहीं काम कर रही है, तो इसी बारे में ये आर्टिकल था। इसमें कुल मिला के ये है कि ये चाहते हैं कि भाई जो ये वॉर चल रही है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि भाई रसिया का भी लॉस हो रहा है, उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, सबके मार्केट्स खाली हैं, तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी चाह रहे हैं भाई जल्दी से खत्म हो जाओ, कहीं रिवोल्ट हो गया तब तो और ही दिक्कत हो जाएगी। तो तमाम इसी बारे में आर्टिकल था। खैर इसके बारे में जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहते हैं, करते रहेंगे। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। ये अगला आर्टिकल सीएनएन से ही है। इसमें जो मोदी जी की हमारी यात्रा है, मोदी जी इसमें ऑस्ट्रेलिया में आप जान ही रहे हैं, तो वहां पे मोदी जी की ये ऑस्ट्रेलिया की पहली विजिट है 9 सालों में। अच्छा भाई, तो वहां जब पहुंचे वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हालांकि हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कल वाली ही वीडियो में दे दिया था कि वहां के जो पीएम हैं एंथोनी एल्बनीज, उन्होंने मोदी जी को कहा भाई बॉस हैं आप हमारे, तो बॉस कह के बुला दिया, मीडिया मचा हुआ है धमाल। चलिए खैर इस पे और जो मेन टॉपिक से बात करते हैं। ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमसे इकोनॉमिक ब्रिज बढ़ाना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? दो रीजन है। पहला तो हमारा ह्यूज मार्केट है, इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, और परचेजिंग पावर भी ठीक ठाक है लोगों की, तो एक तो इनके यहाँ मार्केट है जिससे उनके जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा सके। दूसरा ये क्या है कि भाई जो इनके चाइना से जो भी रिलेशनशिप थे, चाइना से जो इनको इकोनॉमिक टाइज थी, वो अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं या खराब हो रही हैं। तो ये उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया को एज ए ऑप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे यही फोकस कर रहे हैं कि भाई इंडिया से हमारे जो टर्म्स हैं वो हम धीरे धीरे चाइना से शिफ्ट करके इंडिया पे लाए। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई मोदी हैव ब्रॉट द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी टू द ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने कहा भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, वहां पे लोग डेमोक्रेसी को समझते हैं, और वहां के लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की भी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। और इसी दौरान उन्होंने मोदी जी कहा था कि मोदी जी बॉस। उन्होंने कहा भैया ये जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, न कि ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंडिया वाले, तो ये एक बॉस है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के। इस दौरान फिर जो मीडिया सेशन होता है जानते हैं लोगों, तो जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे उनसे क्वेश्चन ही पूछे गए। क्वेश्चन एक था कि भाई जो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है माइनॉरिटीज की, उसको दबाया जा रहा है, या उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो राइट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा भाई हम इंडिया की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके मित्र हैं, और हम ह्यूमन राइट के लिए लेकिन हमेशा साथ खड़े हैं ह्यूमन राइट के साथ। अगर ह्यूमन राइट कहीं वायलेशन होगा तो उस पर बोला जा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ भी है यहाँ फुली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अगर कहीं होगा तो हम उसके लिए बोलेंगे। और इंडिया हमारे रिलेशन अच्छे हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हम इस पे उनसे बात कर सकते हैं, इस पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो मेन क्वेश्चन था वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से, वो ये था कि जो इंडिया है वो कभी भी आप देखोगे पूरा वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रही थी कि भाई जो यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट है इसके लिए आप रसिया को क्रिटिसाइज करो। तो इंडिया उसमें यूएनएससी का मेंबर भी था, तो इंडिया हमेशा क्या है एब्सटेन कर देता था, मतलब हम किसी के पक्ष में वोट नहीं देता था। वो नैम जो हमारी पॉलिसी है ना, नॉन अलाइनिंग वोट, तो हम किसी के पक्ष में नहीं है भाई, हम दोनों से बना के रखेंगे, इस तरह हमारी पॉलिसी। तो इनसे पूछा गया कि भैया ये जो इंडिया है ये रसिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, जबकि इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, यूक्रेन पे रसिया जो है अटैक कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई हम जो है इंडिया की अपनी पॉलिसी है वो उस पर खुद बना सकते हैं, इस पे हम क्या करें? इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, इंडिया स्वतंत्र देश है, वो एक बड़ी कंट्री है, वो लोग समझते हैं, वो जैसा चाहेंगे अपना करेंगे। तो ये इस आर्टिकल में इतना जो बेसिक चीज है वो यही है, बाकी तो बहुत ही कुछ है। खैर अगले आर्टिकल पे हम लोग आते हैं। अगला आर्टिकल भी सीएनएन से है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा पुराना है, आप लोग देखते होंगे, 10 अप्रैल का है, लेकिन हम इसको यहाँ शामिल कर रहे हैं। इसका रीजन हम नेक्स्ट आर्टिकल जब डिस्कस करेंगे रॉयटर्स का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब इसको हम लोग यहाँ क्यों ना, जैसे कुछ जुड़ी जुड़ी हुई न्यूज है। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो टाइगर हैं इंडिया में, तो जानते हैं वो इंडेंजर्ड हैं, तो
इनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं बहुत बचाने को। इंडिया इसमें काफी हद तक सफल भी रहा है, एक तरह से ग्लोबल लीडर बनकर सामने आया है कि भाई जो कैसे स्पीशीज जो है उनको कैसे कंजर्व किया जाए, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक रफ आइडिया थोड़ा देते हैं कि भाई ट्वेल्थ जो 20th सेंचुरी जो शुरू हुई थी उस समय लगभग 1 लाख टाइगर थे, ठीक है। लेकिन 2006 तक आते आते इंडिया में केवल 1411 टाइगर बचे थे, ठीक है। तो ये लोवेस्ट संख्या थी इंडिया में टाइगर्स की। इसके बाद भाई शुरू होता है 2006 में हमारी बनती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। एनटीसीए बनती है 2007 से एप्लीकेशन शुरू करते हैं, तो फिर इनके प्रयास जो है ना वो रंग लाते हैं। और अभी तक हमारे पास जो संख्या हो चुकी है वो 3167 हो चुकी है, मतलब 3107 टाइगर इंडिया में रहते हैं, ठीक। ये कितना बड़ी संख्या है, ये पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं उसके 70% टाइगर इस समय इंडिया में पाए जाते हैं। तो और इस तरह से संख्या इंक्रीज कर लेना इतनी जल्दी, ये एक 20 साल लगभग कह लो, 20 साल, 20 साल कहाँ हो गए, 14 6 से ले लीजिए आप, 6 में सबसे कम थे तो लगभग 14 ईयर में 2 गुना से भी ज्यादा कर लेना संख्या बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए कैंपेन चली थी TX2 कैंपेन वर्ल्ड में। इसका मतलब था टाइगर की संख्या को दूना करने के लिए। तो इंडिया इसको जो 2022 तक टारगेट था उससे पहले ही इंडिया ने इसको अचीव कर लिया था। इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे जो है ग्लोबल लीडर बन के उभरा। अभी मोदी जी ने एक लॉन्च किया है बिग कैट अलायंस। बिग कैट क्या है, जो 7 बड़ी कैट्स की प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उनको कैसे किया जाए, ये इंडिया की लीडरशिप लेने के लिए ग्लोबल ग्रुप एक तैयार कर रहा है। और शुरू के 5 साल इंडिया इसकी फंडिंग भी करेगा। इवन ये बहुत बड़ी बॉडी होगी, आप देखेंगे इसमें 100+ कंट्रीज शामिल होंगी। तो मोदी जी ने ये शुरू किया था। अब क्या हुआ है भैया, पूरी दुनिया के लिए जो है ये एक मिसाल है, एक रे ऑफ होप है कि मतलब नहीं, इस तरह से भी कंजर्व किया जा सकता है, इस बड़े परसेंटेज में भी संख्या इंक्रीज की जा सकती है पॉपुलेशन की। तो ये तो हो गई हमारी न्यूज जो इसमें थी, और ये हम लोग लगभग जानते होंगे। इससे रिलेटेड एक अगली न्यूज जो है, जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो गार्जियन में छपा है, वो जो है हमारे चीता को लेके है। तो चीता के हम लोग देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है, इसमें उसमें क्या रिलेशन, हम लोग क्यों इसको लिए पुराना न्यूज होने के बाद भी। चलिए तो वो अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर उसमें हम लोग बात करते हैं। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये जो है ये गार्जियन का है, और इसमें हम लोग चीता के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग जो पीछे जो टाइगर के लिए देखे हैं उससे इसको रिलेट करेंगे। तो चीता क्या, चीता इंडिया में पहली बात तो नहीं थे, और अभी से नहीं, 1952 से नहीं थे, तब से हमारे यहाँ इंस्टिंक्ट है चीता। मतलब हमारे यहाँ है ही नहीं, खत्म हो गए थे चीता। चीता एशिया में कहीं भी नहीं है चीता, एक्सेप्ट ईरान में। ईरान में भी इनकी संख्या बहुत कम है, तो लगभग मर ही गए हैं। इनकी बहुत पोचिंग होती है, जानते हो, ट्रेड में यूज करते हैं, तस्करी होती है इनकी बहुत ज्यादा। तो ये एक विचार आया था कि भाई हमारे यहाँ टाइगर में हम लोग इतनी सफलता पाए हैं, तो क्यों ना हम लोग चीता को भी इंट्रोड्यूस कराएं अपने देश में, फिर से इनकी संख्या को यहाँ से बढ़ाया जाए और इंडिया में फिर से चीतों को लाया जाए। तो इसके लिए भाई 75 ईयर के बाद एक आजादी पे मोदी जी ने कहा भाई ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसके लिए हुआ क्या कि भाई जहां पे चीता हो वहां से इनको लाया जाए। तो अब एशिया में तो केवल ईरान के पास थे, और ईरान के पास भी वैसे ही 50, लगभग 50 के नंबर्स में है। तो वो, उनके पास भी इतना चीता नहीं था कि वो हमको दे पाए, वो तो खुद ही उनके यहाँ कम है। तो अब बात हुई कि भाई अफ्रीकन चीता को लाया जाए। अफ्रीकन चीता को लाना थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक रूप से भी सही था, क्योंकि इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा डाइवर्स कंडीशन में रहने के लिए उपयुक्त है, या ये रह सकते हैं। और जो सबसे एंसेस्टर्स हैं चीता के वो अफ्रीका से थे, तो इसलिए चुना गया कि भाई अब जो चीता है वो अफ्रीका से लाया जाए, इंडिया जी इंपोर्ट कराया जाए। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने नामीबिया से बात की, कई साल बात चली, तो फिर हुआ कि नहीं, अच्छा नामीबिया वाले हम आठ आठ को चीता दिए। अच्छा भाई, 8 चीता दिए, तो उनको इंडिया में कहाँ रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल था। तो कूनो नेशनल पार्क, आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। कूनो नेशनल ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कूनो नेशनल पार्क को इसके लिए चुना गया कि भैया कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा। नामीबिया से जो 8 चीते आए, आप लोग देखे होंगे, पूरा मीडिया कवरेज था, मोदी जी जाते हैं अपने बर्थडे पे, उनको रिलीज करते हैं। जो ये कूनो नेशनल पार्क है उसके लिए बहुत अरेंजमेंट किए गए थे, दिखाया तो ऐसा ही गया था कि भाई बहुत अरेंजमेंट किए गए हैं। फिर पूरा एक ग्रुप बनाया गया था,
मतलब वॉलंटियर्स बने थे उसके लिए, कैसे चीता को रखना है, कोई उनको दिक्कत ना हो, तमाम सुविधाएं की थी, बाढ़ लगाए गए थे, फिर उनको पहले छोटे बाढ़ में फिर बड़े बाढ़ में ऐसे रिलीज करने का प्रोविजन था। तो ठीक है, उस समय तो अच्छा था कि चलो भाई इंडिया में चीता आ गए और हो गया, अच्छा इंडिया में भी फिर से चीता बढ़ेंगे, जैसे हम लोग टाइगर को बढ़ाए वैसे बढ़ा लेंगे। लेकिन कुछ ही दिन हुआ था कि हुआ क्या, 3 चीता उसमें से मर गए। हाँ, एक बात और बता दें कि नामीबिया के बाद 12 चीते और आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से आए थे और उनको भी कूनों में ही रखा गया था। तो इस तरह से हमारे यहाँ 20 चीते हो गए थे और इनको सबको एक ही जगह कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब क्या हुआ है भाई, इस पे कंट्रोवर्सी हो, उस पे कंट्रोवर्सी क्यों हो गई कि जो 3 चीते हैं वो मर गए। तो एक जो पहला मरा था वो शाशा मेल चीता था, वो शाशा नाम था, उसका नाम यहाँ रखा गया था, जाहिर सी बात है। तो वो मरा, उसके बाद एक और मर गया। और अभी क्या हुआ है कि एक फीमेल, दक्षा नाम की फीमेल थी, वो भी मर गई है। तो इस तरह इतनी जल्दी जल्दी चीते मर रहे हैं तो भाई कुछ ही दिन लगेगा, ये सारे मर जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, तो इस पे भाई बहुत सवाल हुआ। तो क्या क्या सवाल हो रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे, ऐसे कुछ ये लोग प्रॉपर व्यवस्था नहीं किए हैं। अच्छा, सारे चीते एक में रखें, ये भी ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है, जो मतलब स्पेशलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट, वो लोग कह रहे हैं जो कूनो नेशनल पार्क है वो अनसूटेबल है। मतलब इन चीतों के रखने के लिए कूनो नेशनल पार्क सही नहीं था, लेकिन जबकि जबरदस्ती पॉलिटिक्स के चक्कर में वहां रखा गया। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग जो तर्क देते हैं उनका ये है कि जो कूनो नेशनल पार्क है वो 500 स्क्वायर मील से छोटा है। जबकि इतने चीते जो कि हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा टारगेट जानते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में 50 50 चीतों को इंट्रोड्यूस कराने का है। अभी तो 20 आ गए हैं, अभी 30 और आने हैं। साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, एक आध कंट्री से और हमारी बात चल रही है कि भाई वहां से चीते आएंगे, 50 चीतों को इंट्रोड्यूस कराने का। तो ये लोग कह रहे हैं इतनों के लिए कम से कम हमको 1000 स्क्वायर मील का एरिया चाहिए। जबकि कूनो नेशनल पार्क जो है हमारा वो केवल 500 स्क्वायर मील से भी कम है। तो इसलिए इसमें रखना सही नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ये पॉलिटिक्स कर रही है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, फर्दर स्टेप लेने चाहिए, दूसरे नेशनल पार्क उसमें शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी, ये जो एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भाई एक्सपर्ट की एडवाइस देता है, तो उन्होंने माना कि हाँ भाई ठीक है, ये जो कूनो नेशनल पार्क है वो मतलब एनफ नहीं है 12 चीतों के लिए। बाकी तो बात ही छोड़ दो, वो 12 के लिए ही मना कर दिए थे कि मतलब 12 चीतों के लिए एनफ स्पेस इनके यहाँ नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसे हैबिटेट नहीं है कि ये यहाँ रह पाए। तो उन्होंने सरकार को थोड़ा सा मतलब खरी खोटी ही कह लो कि सुनाए थे भाई अब पॉलिटिक्स से ऊपर उठो, ये सब नहीं करना चाहिए, हर चीज आप पॉलिटिक्स को देख के करते हैं, क्योंकि वहां पे लोकल इलेक्शन थे उस समय जानते हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया था जब। तो इसलिए कहा कि भाई इसको और जगह पे आपको शिफ्ट करना चाहिए। और साइंटिस्ट क्या कह रहे थे, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो डेथ हुआ है, 3 चीते जो मरे हैं, ये एक्सपेक्टेड था। वो कह रहे हैं कि हम लोग जब इसको प्रोग्राम बनाए थे तो हम लोग भी जानते थे कि जब इतनी बड़ी संख्या में वहां से यहाँ शिफ्ट करेंगे, बहुत ज्यादा चेंज हो तो कुछ चीते तो मरेंगे ही, ये हम लोग पहले से ही कंसीडर करके चल रहे थे। तो इन लोगों के हिसाब से ये कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये कोई फेल्योर नहीं है प्रोजेक्ट का, बल्कि ये एक्सपेक्टेड था और हम लोग ये जो लॉस है ये हम लोग काउंट करके चल रहे थे। तो इन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट का फेल नहीं है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से, वो लोग ये कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं तमाम और दुनिया के, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के पास अभी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है कि ये लोग इतनी बड़ी जो बड़ी प्रजातियां हैं या बिग कैट्स हैं, इनको फिर से लोकेट करने की एक्सपर्टीज अभी इंडिया के पास नहीं है। अच्छा, इनएडिक्वेट कैपेसिटी है। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या कह रही है, गवर्नमेंट के इसके बारे में रिस्पांस ये आया है कि भाई इसके लिए एक टास्क फोर्स बना दिया गया है, एक टास्क फोर्स बना दिया गया है। वो इस चीज को स्टडी करेगा, फिर इवेल्युएट करेगा कि भाई क्या किया जाए, क्या स्टेप, क्या उनको शिफ्ट करना चाहिए या कहीं और रखा जाना चाहिए, या प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन के लिए रुक दे, पहले एक्सपर्टीज हासिल करे, फिर क्या करना है। तो गवर्नमेंट का तो अभी तो यही क्लेम है, फिर आगे जो होगा जैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहते हैं। खैर चलिए, जैसा होगा हम आपको अपडेट करते हैं। आप लोग बढ़िया, अगला आर्टिकल हम लोग लेते हैं। वो आर्टिकल जो होगा हम लोगों का, वो होगा अल जजीरा से। अल जजीरा से, हाँ जानते हैं कि चीज वहां स्पेशली आती है, वो अपने पड़ोसियों खबर कुछ वो भी शामिल करनी होती है, देखते हैं क्या है।
ये आर्टिकल है हमारा अल जजीरा से, और इसमें हम लोग अपने पड़ोसी की भी बात कर लेते हैं। भाई उनके यहाँ भी बड़ा उथल पुथल मची हुई है। उथल पुथल क्या, मुझे हमने इसके बारे में कल ही आपको बता दिया था कि इमरान खान के पास अब तीन ही ऑप्शन है, या तो ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दें, या तो ये हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, या तो इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा आर्मी के द्वारा। तो अभी एक ऑप्शन निकल के ये आ रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है उसको हो सकता है बैन कर दे। अब हो क्या सकता है, बैन कर देगा, और बैन अगर नहीं करेगा तो उसमें से पीटीआई-1 का फॉर्मूला लगाया जाएगा। पीटीआई-1 का मतलब समझ रहे हैं? पीटीआई-1 का ये मतलब था इनके यहाँ कि पीटीआई के सारे लीडर बने रहेंगे सिवाय इमरान। इमरान खान को अलग कर दिया जाए, पीटीआई बाकी बनी रहे। तो अभी तो कंसीडर हो रहा है चूंकि इमरान खान निकल जाएंगे तो फिर पार्टी में बचेगा कौन। इमरान खान ने बहुत चालाकी से ऐसी पार्टी बनाई जिसमें सारे लीडर जो थे उनका इमरान खान के अलावा कोई मत, कहीं भी किसी को प्लेस ही नहीं दिया था सही से, सब कुछ इमरान खान थे। तो अगर इमरान खान नहीं रहेंगे तो फिर पीटीआई क्या है, फिर तो पीटीआई को भी बैन करना पड़ेगा। तो अभी यही कंसिडर किया जा रहा है वहां की पीटीआई को बैन कर दिया जाए। और अभी स्थिति बड़ी मतलब बहुत उठापटक मची हुई है पाकिस्तान में। वहां पे अब सोचो, अब तो इमरान खान के साथ कोई है ही नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले हुए हैं जब पाकिस्तान में इतनी तोड़फोड़ हुई थी इमरान खान के सपोर्ट में। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है, उनकी आर्मी इतना लोगों के ऊपर अटैक कर रही है, जो भी जहां से भी मिल रहा है सबको उठा रहे हैं आर्मी वाले, और सबके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि इमरान खान के यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई झांकने वाला नहीं है। और इमरान खान का जो घर है वहां पे नेट भी बंद कर दिया गया है आर्मी के। इमरान खान अभी कुछ थोड़ी देर पहले वीडियो रिलीज किए थे, एक बताया उसमें भाई हमारे यहाँ से नेट भी बंद कर दिया गया है। तो अभी तक हम जो लोगों से मतलब वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे थे नेट के माध्यम से, अब वो भी बैन कर दिया गया है। तो मतलब आप ये जान लो इमरान खान को एकदम अकेला कर दिया गया है। उनको वो कहते हैं कि नजर बंद करके रख दिया गया है। अच्छा, इसी बात आप ये देख सकते हैं कि इनके जो बड़े नेता हैं, जैसे फवाद चौधरी हो गए, शीरी मजारी हो गए, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये लोग भी पार्टी अब छोड़ रहे हैं। ये आर्टिकल देखिए, ये भी अल जजीरा का है। इसमें यही बताया गया कि जो फवाद चौधरी हैं इनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे ये, तो इनको क्या किया, इनके मिलिट्री ने इनको उठाया। एक बार इनको मिलिट्री उठाई, ले गए, छाप बंद कर दी, फिर ये किसी तरह छुके, जैसे ही ये कोर्ट से बाहर निकले बिल्डिंग के, वैसे इनको फिर दौड़ा के पकड़ लिया। दौड़ा के मतलब लिटरली ये भाग रहे थे, इनको पुलिस वाले दौड़ाए हैं, कोर्ट के अंदर भाग रहे थे, सोचे कि मतलब फिर से बच जाएंगे, बट वहां से फिर इनको पुलिस वाले उठा के ले गए। और वहां फिर इनको सॉफ्टवेयर इनका अपडेट किया गया, और उसके जैसे ही बाद इनको छोड़ा गया, ये तुरंत अपने ट्विटर पे और मीडिया में आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम पीटीआई से इस्तीफा दे रहे हैं, और हम अब इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे। तो आप दे सब ये आर्मी का किया धरा है उनके। तो इनके जो वाइस प्रेसिडेंट, सोचो वाइस प्रेसिडेंट जो पार्टी का, वही इस्तीफा दे दे रहा है। इमरान खान कितने लोगों के साथ है अब। ये जो अगला आर्टिकल आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आपकी सीरी मजारी जो है, मिनिस्टर रह चुकी थी इनके कार्यकाल, मतलब जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ये मिनिस्टर थी उनके यहाँ। तो इनको क्या किया गया, जिस दिन बवाल हुआ था 10 मई को शायद, तो उसके बाद से इनको अरेस्ट किया गया। और इनको एक बार नहीं, ये एक बार जमानत लेती थी फिर अरेस्ट कर लिया था, फिर लेती थी फिर अरेस्ट कर, ऐसे कंटिन्यू इनको 6 टाइम अरेस्ट किया गया है। कोर्ट जैसे ही जमानत लेते थे कोर्ट के बाहर से फिर अरेस्ट कर लिया जाता था, फिर जमानत लेते थे फिर बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इस तरह इनको 6 टाइम कंटिन्यू अरेस्ट किया गया। तो ये ऊब के इन्होंने कहा कि भाई अब हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और अब हम इस्तीफा देते हैं। और सीरी मजारी जो है भैया ये भी चली गई। अशद उमर, अशद उमर भी इनके पार्टी के एक बड़े लीडर थे, वो भी इस्तीफा दे दिए हैं। वो भी पार्टी के मतलब लीडरशिप काम नहीं करे। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, एज ए वर्कर काम कर सकते हैं, बट हम लीडरशिप नहीं करेंगे पीटीआई में। तो इस तरह आप देखिए मतलब किस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है। पूरी तरह से एकदम इमरान खान को बैन कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे ये इलेक्शन, जो कि इमरान खान बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, और वहां इलेक्शन नहीं कराया गया, क्योंकि इमरान खान इस समय वहां बहुत फेमस है और आर्मी को ये पता था अगर इलेक्शन होगा तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे। तो अब देखिए इलेक्शन तभी होगा जब इमरान खान को हटा दिया जाएगा, तो मतलब इमरान खान अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे पाकिस्तान के। खैर पाकिस्तान में ये हमेशा ही होता रहा, उनकी हिस्ट्री उठा के आप जब भी देखेंगे 1947 से वो जब भी बने, इवन उनके बनने का प्रोसेस ही ऐसा था। तो वो जब से बने हैं तब से उनके यहाँ चल रहा है। खैर न्यूज है तो हम लोग को बताना पड़ता है, अपने पड़ोसी न्यूज तो और भी बतानी पड़ती है जहाँ इतनी हलचल हो रही है। ठीक है, तो हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं, ये भी रॉयटर्स से है।
इस आर्टिकल में भी वही मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट के बारे में भी है, तो ज्यादा कुछ हम लोग डिस्कस कर ही लिया है इसमें। और कुछ नहीं, इसमें यही बताया गया कि यूक्रेन रसिया वार है उसको डिस्कस किया गया है। इन्होंने कहा है क्योंकि इस वॉर से जो मतलब फूड फ्यूल और जो और भी जो जरूरी चीजें एसेंशियल फूड हैं, सिक्योरिटी पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर जो इफेक्ट पड़ेगा तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। और जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो साइन करने वाले वो ट्रेड मिग्रेशन एंड द रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में स्पेशल फोकस किया गया है। ट्रेड के लिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को एक नई मार्केट मिलेगी उनके प्रोडक्ट के लिए, और वो चाइना से उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो वो वैसे भी चाह रहे हैं कि इंडिया से रिलेशन बढ़ाया जाए और जो रॉ प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से उनके यहाँ एक्सपोर्ट हो। इंडिया को भी यहाँ से फायदा होगा, इंडिया की भी चीजें एक्सपोर्ट होंगी, ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा है। अच्छा, इन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हुआ है उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। आप जानते हो कि कुछ देर पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, तो वो लोग उसी को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि उसमें जो आइटम शामिल किए गए थे उसकी संख्या और बढ़ा दी जाए। इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है, तो खैर हम लोग अगले आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। ये लोकल न्यूज है, लेकिन अब चूंकि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, वो भी इसको प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें ये है कि जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, आप जानते हैं 2.4 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था वो टाटा कंपनी उसको बना रही थी, तो वो कंप्लीट हो गया, उसका इनॉग्रेशन होना है। तो उसमें जो है प्रेसिडेंट जो मैडम है उनको नहीं बुलाया गया है, उसका इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। तो इसको लेके बवाल हो गया है। तो जो अपोजिशन की 19 पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं वही नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग को बुलाने क्या मतलब है, तो इसमें डेमोक्रेसी काहे की है। जो अपना तर्क है उनका 19 पार्टियों का, हालांकि बुला लेना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें यह है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट उद्घाटन, आप जानते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर वो है, वो डेमोक्रेसी को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। और जो पार्लियामेंट है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग है, तो इसलिए इसको प्राइम मिनिस्टर को ही उद्घाटन करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का इसमें सीधा सा मतलब है कि भाई इनॉग्रेशन जो हो रहा है ये पब्लिक की बिल्डिंग है, डेमोक्रेटिक बिल्डिंग है, इसलिए इसको मोदी जी ही करेंगे और विपक्ष को आना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें बेसिक यही है, लेकिन अब चूंकि इंटरनेशनल इशू बन गया है तो अच्छा हमको पढ़ना ही था हमारी कंट्री के बारे में। खैर देखते हैं जो भी होगा, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए साथ में ब्रेकिंग फैक्ट्स के। हम लोग नई नई वीडियो लाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यार सब्सक्रिप्शन आप लोग बढ़ाओ यार, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, दबा के बढ़ाओ, आप लोग जल्दी जल्दी करो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।